पूरा सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे 4th ईयर का सब्जेक्ट मैनेजमेंट। आज हमारा टॉपिक रहेगा थ्योरीज़ ऑफ मैनेजमेंट। ये बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरीज़ है मैनेजमेंट की और हर बार यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछी जाती है। थ्योरीज़ ऑफ मैनेजमेंट एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम से भी और अपने कंपटीशन एग्ज़ाम से भी। इससे पहले हमने पढ़ा था बेंचमार्किंग। आई होप सबको पता चल गया होगा बेंचमार्किंग क्या होती है। और आज हम पढ़ेंगे थ्योरीज़ ऑफ मैनेजमेंट। थ्योरीज़ ऑफ मैनेजमेंट वेरी इम्पोर्टेंट है। मैं आपको पहले इसके बारे में कुछ बता देती हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज हमारा टॉपिक सबसे पहले थ्योरीज़ होगी सिस्टमेटिक थ्योरी। सिस्टमेटिक थ्योरी का मतलब होता है हम सारी थ्योरियाँ है जो भी मैनेजमेंट की हम सारी कवर करेंगे इस वीडियो में, है ना। सिस्टमेटिक थ्योरी का मतलब है एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करना, ठीक है ना। ये गिवन दी गई थी भाई लुइडविक के द्वारा दी गई थी। ये साइंटिस्ट का नाम है। ये आपको याद करना पड़ेगा, कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे ये क्या होती है। इट इज़ ए सिस्टमेटिक प्रोसेस दैट यूज टू implement and complete the task of work with will planning that is imaginary and actually। इसमें क्या होता है कि एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, ठीक है। इट इज़ क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, आपको याद करना है। सिस्टमेटिक थ्योरी में क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। इसमें यूज़ किया जाता है काम का और उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है और कंप्लीट किया जाता है। पहले उसका हम क्या करेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से उसको बनाएंगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर उसको कंप्लीट करेंगे द टास्क ऑफ द वर्क। और विथ विल बी प्लानिंग दैट इज़ इमेजनरी, यानी कि पहले हमें सोचना पड़ेगा कि जैसे कि हमें कोई प्लान बनाना है, कि हमें नोट सेट कैसे क्रैक करना है, एग्जाम्पल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना होगा। फिर हमें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 4 ईयर तक पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद 4 ईयर का रिज़ल्ट आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आएंगे, सारी प्रोसेस होगी। फिर इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर आने में भी 1-2 महीने लग जाते हैं। फिर जाके हम एम्स का एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर भी हम अगर हमारी अच्छे से कॉलेज में नहीं पढ़ी हुई है तो हम कोचिंग करेंगे 6-7 महीने की कोचिंग होती है हमारी। वो कोचिंग करने के बाद हम पूरी तरह से प्रिपेयर है कंपटीशन एग्ज़ाम नोट सेट देने के लिए। तो सबसे पहले ये हमने दिमाग में सोचा कि हमें ऐसा करना है, फिर हमने ये सब इम्प्लांटेशन किया या फिर एक्चुअल में किया। तो इस तरीके से ये सिस्टमेटिक भी हो गया। आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हो इसमें, बोले तो नहीं लिखना है, ठीक है ना। ये थी अपनी सिस्टमेटिक थ्योरी। अब हम आगे पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। ये है ना अच्छी थ्योरी है। इसमें क्या होता है, प्रॉपरली इन्वॉल्वमेंट होते हैं पर्सन अपना काम करने के लिए। और क्यों होते हैं, ताकि उस काम को इम्प्रूवमेंट कर सके और उसका आउटपुट बढ़ा सके, इसलिए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। आपको ये वर्ड है जो याद रखना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, ठीक है। गिवन बाय मैक्स वेबर के द्वारा ये गिवन की गई थी, यानी कि दी गई थी। इसमें क्या होता है, प्रॉपरली इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल पर्सन इनटू वर्क दैट इम्प्रूव द आउटपुट। इसमें क्या होते हैं, सारे लोग एक ही टारगेट में लगे हुए होते हैं। और है ना, मतलब कि है ना पर्सन होते हैं ना, जैसे कि एग्जाम्पल से बताती हूँ आपको,
जैसे कि कोई स्कूल है तो स्कूल में सारे बच्चों का क्या टारगेट होता है, पढ़ना, ठीक है ना, ये उनका टारगेट होता है। और फिर सारे बच्चे पढ़ते हैं, कुछ नहीं भी पढ़ते हैं। चलो ये एग्ज़ाम्पल थोड़ा अलग है, मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ। कोई किसान होता है जो खेती करता है, सारे किसान खेती करते हैं और एक बड़ा सा खेत है और सब सरकार ने सबको बोल दिया है कि इस पे काम करना है, तो वो सारे मिलके एक खेत पे काम करेंगे। सारे नहीं कर सकते एक खेत पे, समझ लो 10-15 किसान कर रहे हैं, एक खेत पे काम कर रहे हैं। इसको ब्रियोटिक मतलब थ्योरी कहा जाता है। इसमें फिर क्या होता है, सारे एक साथ में काम करते हैं तो फिर उससे क्या होता है, इम्प्रूवमेंट होता है। मतलब वो जो चीज़ होगी, खेती होगी वहाँ पे, किसी भी अगर गेहूँ की खेती कर रहे हैं तो फिर गेहूँ ज़्यादा होंगे वहाँ पे और आउटपुट क्या निकलेगा, ज़्यादा निकलेगा। अगर एक ही व्यक्ति कर रहा है तो उसको प्रॉब्लम्स होगी, ज़्यादा लोग मिलके करेंगे तो उसको अच्छा बेनिफिट होगा। तो बेनिफिट होता है सबका मिलके एक साथ काम करना, उसको ही बोलते हैं ब्रियोट्रैकिक थ्योरी, ठीक है, ब्रियोट्रैकिक थ्योरी। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिलेशनशिप थ्योरी। ये थ्योरी बहुत अच्छी होती है। इस थ्योरी में देखो, मैं आपका सिंपल सा बता देती हूँ कि इस थ्योरी में क्या होता है। ह्यूमन रिलेशनशिप थ्योरी में क्या होता है, जब इसमें ये बोल रहे हैं कि इस थ्योरी में जो साइंटिस्ट है, यानी कि साइंटिस्ट है, उन्होंने यही बोला है कि जब कोई हमें ऑब्ज़र्व करता आता है ना, तभी हम काम करते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल, छोटे बच्चे, वो क्या, उनको पढ़ने का किसी किसी को शौक़ होता है, किसी को नहीं होता, अधिकांश बच्चों को नहीं होता है। तो उनको हम डांट के बैठाते हैं कि पढ़ ले, तब तो वो पढ़ता है। जैसे ही हम घर से रूम से बाहर चले जाते हैं तो वो खेलने लग जाता है, वो पढ़ता नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि कोई उसको ऑब्ज़र्व करेगा तो ही वो काम करेगा, वरना वो काम नहीं करेगा। तो इस ये जो थ्योरी है, इसका सिंपल सा मतलब यही है ह्यूमन रिलेशनशिप थ्योरी का, कि जब कोई हमें ऑब्ज़र्व करेगा तभी हम काम करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। ये गिवन बाय इल्टन मोयो, ठीक है, इल्टन मोयो, ठीक है। इट इज़ गिवन द हार्डवन इफ़ेक्ट। ये किस पे दी हुई है, हार्डवन इफ़ेक्ट पे दी हुई है, ठीक है ना। पर्सन शुड वर्क ओनली व्हेन एनी पर्सन ऑब्जर्वेशन, जैसे मैंने आपने बताया था कि ये पर्सन शुड बी वर्क ओनली व्हेन एनी पर्सन ऑब्जर्वेशन, वो किसी के ऑब्जर्वेशन में ही काम करेगा। जैसे कि अपने घर पे हम काम चलाते हैं, ठीक है ना, नया घर बना रहे हैं, अगर वो ठेके पे नहीं दिया हुआ है, रोज़ की तनख्वाह पे दिया हुआ है कि आज आएंगे तो 1000 रुपये मिल जाएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं मिलेंगे, वैसे दिया हुआ है, ठीक है, ठेके पे तो उनको करना पड़ता है। और जो मतलब नॉर्मली हम घर बनाते हैं तो उनको बोल दिया है कि भाई ये घर बनाना आपको, तो वो हमारे घर आएंगे, हम उनको ऑब्ज़र्व करेंगे तो वो काम करेंगे, जल्दी जल्दी अच्छा काम करेंगे। जैसे ही हम थोड़ा सा इधर उधर चले जाएंगे तो वो नहीं करेंगे या बहुत ही स्लोली काम करेंगे। तो यही है अपना ह्यूमन रिलेशनशिप थ्योरी, कि अगर हमें कोई देखता है तो ही हम काम करते हैं, वरना नहीं करते हैं। ये इन साइंटिस्ट का कहना था। ये थ्योरी भी आपके ख़त्म हुई। अब हम पढ़ेंगे टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी दी थी फ्रेडरिक हेडबेर ने दी थी, ठीक है ना, फ्रेडरिक हेजडर ने दी थी, ठीक है ना। फ्रेडरिक याद रख लेना आप। ये टू फैक्टर थ्योरी भी आपको याद रखनी है। टू फैक्टर थ्योरी 2 टाइप में थी, एक तो मोटिवेशन और एक नेगेटिव। क्या है, मोटिवेशन एंड हाइजीन। मतलब नेगेटिव भी बोल सकते हैं, लेकिन मेनली आपको मोटिवेशन और हाइजीन याद रखना है, ठीक है ना। हाइजीन को हम बोलेंगे नेगेटिव, हाइजेनिक भी बोल सकते हैं इसको, हाइजीन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। हाइजेनिक जो कि है नेगेटिव और पॉजिटिव है क्या, मोटिवेशन, ठीक है। टू फैक्टर आपको याद हो गई कौन कौन सी, मोटिवेशन और
हाइजेनिक, ठीक है। मोटिवेशन का मतलब पॉजिटिव और हाइजेनिक का मतलब नेगेटिव। देखो मोटिवेशन का मतलब इस साइंटिस्ट ने क्या बोला था कि अगर कोई मतलब है ना किसी काम को 100% अचीव कर लेता है ना, जैसे उसने अपना टारगेट सोचा और वैसा का वैसा अगर वो अचीव कर लेता है एकदम परफेक्ट, 1% भी उसमें कम ज़्यादा ना हो, तो वो है मोटिवेशन और पॉजिटिव। और अगर वो 1% 2% कम रह जाता है उसमें, भले वो थेट पास में जाके भी अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाया है, तो उसको नेगेटिव या हाइजीनिक बोलेंगे। एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि है ना नोट सेट का एग्ज़ाम। जैसे कि किसी ने सोचा है कि मुझे नोट सेट 7 क्रैक करना है, तो है ना क्रैक करना था, ठीक है। उसको अगर वो क्रैक कर लेता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है प्री और मेन में, और वो निकल जाता है, फिर उसको उसका हॉस्पिटल, जो भी उसका टारगेट हॉस्पिटल मिल जाता है, तो है उसके लिए मोटिवेशन और पॉजिटिव। अगर उसको वो उसका टारगेट एम्स नहीं मिल पाता है, या कोई और एम्स मिल जाता है, या फिर वो 1-2 नंबर से कम रह जाता है, तो ये सब नेगेटिव है। मिल जाना भी वो उसका मन पसंद नहीं मिलता है कि मेरा टारगेट तो जोधपुर एम्स था और मुझे है ना दिल्ली एम्स मिल गया या बठिंडा एम्स मिल गया, कौन सा भी मिल गया हो, अगर उसको वो मिल जाता है तो वो उसको पसंद नहीं आता है, तो वो भी क्या है, नेगेटिव इफेक्ट है, ठीक है ना। मतलब एक्चुअली अपने काम को 100% पा लेना है पॉजिटिव, और उसमें 1% या आधा % भी कमी रह जाती है, तो इस साइंटिस्ट के हिसाब से, जो फेडरिक भाई साहब थे, इनके अनुसार से वो नेगेटिव में आ जाते हैं। पता चल गई आपको? चलो हम पढ़ लेते हैं। वैन, देखो पहले हम देखेंगे पॉजिटिव या मोटिवेशन, ठीक है। वैन एवरी पर्सन अचीव प्री प्लान टारगेट गोल दैट गिवन, सॉरी ये थोड़ा आज मोबाइल पता नहीं इसके क्या हो गया, दैट गिवन पॉजिटिव इफेक्ट हो, तो उसको बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं, व्हेन एवरी पर्सन अचीव प्री प्लान टारगेट और गोल दैट गिवन पॉजिटिव इफेक्ट। फिर वो सेकंड वाली क्या है, व्हेन एवरी पर्सन नॉट अचीव नेवर बाय अचीव कंसिडर नेगेटिव या हाइजेनिक इफ़ेक्ट, ठीक है। यानी कि उसको उसका जो अचीव वाला टारगेट था, या वो नियर जाके यानी कि उसके पास जाके रुक गया हो, तो वो भी यही है। अब हम पढ़ेंगे थ्योरी एक्स एंड वाई, ठीक है। एक्स एंड वाई थ्योरी क्या है वो पढ़ेंगे। देखो एक्स और वाई, जैसे उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव था, एक में टारगेट अचीव करना है, एक में नहीं करना, वैसे ही ये एक्स और वाई थ्योरी है, ठीक है। आज ये मेरा फ़ोन पता नहीं इसको क्या हो गया है, ठीक है। एक्स और वाई थ्योरी पढ़ेंगे अब हम। देखो एक्स पर्सन क्या होता है, एक्स एंड वाई थ्योरी, ये वो एक्स और वाई नहीं है, ठीक है ना। ये एक्स वाई है, जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने दी है, MS डकवर्थ ने दी है, ये, ठीक है ना। एक्स पर्सन क्या होता है, जो क्या करता है, ऑलवेज अपने काम को क्या करता है, अवॉइड करता है। मतलब कि जैसे कि बाद में कर लेंगे, अभी क्या ज़रूरत है, ऐसे बोलता है एक्स वाला पर्सन। और वाई पर्सन क्या होता है, हमेशा काम करने के लिए तैयार रहता है। जैसे कि 2 एक्स और वाई पर्सन अपने सामने बैठे हैं, किसी ने बोला कि जाओ यार मेरे लिए थोड़ा खाना लेके आ जाओ, मुझे भूख लगी है, तो वाई पर्सन भाग के जाएगा और खाना लेके आ जाएगा। और एक्स पर्सन क्या सोचेगा, नहीं यार कौन लेने जाएगा, खुद ही ले आएंगे, ऐसे सोचेगा, ठीक है। तो ये है एक्स और वाई। एक्स मतलब काम को हमेशा अवॉइड करेगा, दिस टाइप पर्सन ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड द वर्क, ट्राई करेंगे ये हमेशा अवॉइड करने को काम को। जैसे कि नोट सेट 7 है, उसकी तैयारी करनी है, तो ये क्या सोचेंगे, यार अभी तो मन नहीं है, कल करेंगे, अभी फिर मन नहीं है, ऐसे करते करते नोट सेट 7 निकल जाएगा, तो और ये ऐसे ही करते रह जाएंगे। लेकिन जो
जो वाई टाइप के पर्सन होते हैं ना, वो सोचेंगे नहीं तैयारी करनी है और आज से अभी से ही करनी है, तो उनका क्रैक भी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के व्यक्ति हमेशा अपने काम को टालने की कोशिश करते हैं, ओके। अब हम पढ़ेंगे वाई वाला। अब देखो वाई वाई पर्सन वो क्या था, सॉरी यहाँ पे एक्स लिख गया है, यहाँ पे वाई हो गया है ना। मैं आपके लिए यहाँ पे वाई कर देती हूँ, ये वाई है ना, एक्स नहीं है। ये यहाँ पे ना वाई है, एक्स नहीं है, ओके। यहाँ पे क्या है, वाई है, वाई, एक्स नहीं है। वाई पर्सन कौन होता है, जो ऑलवेज काम को करने के लिए क्या रहता है, रेडी रहता है, तो वो है वाई पर्सन, ओके। यहाँ पे एक्स नहीं है, वाई। वाई पर्सन क्या करता है, दिस इज टाइप पर्सन ऑलवेज इनटू वर्क, ये ऑलवेज काम करने के लिए उत्सुक रहते हैं। इनको कभी भी बोलो ऑलवेज रेडी, रात को 2 बजे उठा के बोलो कि चलो सा ये काम करने, एकदम रेडी। अब हम पढ़ेंगे थ्योरी नंबर 6, मास्लो हायरार्की थ्योरी। ये आपने फर्स्ट क्लास से ही पढ़ना शुरू कर दिया होगा। मास्लो हायरार्की थ्योरी, इसमें क्या होता है, ये एब्राम ने दी थी ये मास्लो हायरार्की थ्योरी। इसमें क्या होता है कि है ना, पर्सन है ना अपनी लाइफ में है ना, मतलब इन्होंने कुछ सेट कर रखा है, हाईएस्ट प्रायोरिटी, सबसे पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी के अंदर क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एब्राहम मास्लो ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने ना ये जो थ्योरी दी है, मास्लो हायरार्की थ्योरी दी है एब्राहम मास्लो ने, ठीक है ना। इसमें क्या है, हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि पर्सन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब पर्सन ये सोचेगा कि यार सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यहाँ से यार सोचेगा कि यार मैं ना अपनी ज़िंदगी में मैंने बहुत कुछ कर लिया, अगर उसने कर लिया हो तो, अगर नहीं किया तो ये सोचेगा यार मैंने तो अपनी लाइफ, ये मतलब लास्ट एंडिंग लाइफ की, यानी कि जब वो 80-90 साल या फिर 60-70 साल का हो जाता है, तब ये बातें वो सोचता है हाईएस्ट प्रायोरिटी में। और फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है, फर्स्ट प्रायोरिटी होती है फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड में क्या क्या आता है, रोटी, कपड़ा, मकान। सबसे पहले ये चाहिए ना लाइफ में जीने के लिए कि अपने पास रोटी हो खाने के लिए। सबसे पहले हम क्या सोचते हैं कि अपने पास खाने के लिए रोटी हो, तभी तो अपनी ज़िंदगी चलेगी। फिर हम सोचते हैं यार खाना भी है, मकान होना चाहिए अपना, तो रोटी, खाना, मकान ये अपना होना चाहिए। ये है फिजियोलॉजिकल नीड, सबसे पहले इंसान के पास यही होती है। तो और फिजियोलॉजिकल नीड में मतलब एक ऋषिकेश एम्स में पूछा गया सवाल था कि फिजियोलॉजिकल नीड में क्या होता है, तो उसमें सेक्स भी डाला हुआ था, तो ये भी एक फिजियोलॉजिकल नीड होती है, तो ये भी हमको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। ये फिजियोलॉजिकल नीड में ये पूछा गया है एम्स में। फिर सेकंड नंबर पे आएगा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कैसे, कपड़ा, मकान हो गया, फिजियोलॉजिकल नीड्स हमारी पूरी हो गई। फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, यानी कि अब उस मकान को कोई चुरा के ना ले जाए, या कोई बाढ़ आए, तूफ़ान आए तो कहीं वो बह ना जाए, पक्का मकान हो। और है ना सिक्योरिटी के लिए अपने पास कार हो, लॉक वगैरह हो, और अच्छे से सब कुछ फैसिलिटी हो, तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हो, ठीक है। फिर ये सब होने के बाद इंसान क्या सोचता है कि अब मेरे पास कोई मतलब लव हो, मतलब उसकी शादी हो गई हो, या फिर कोई भी मतलब उसके मतलब
प्यार करने वाला हो, मम्मी पापा है तो वो भी प्यार करने वाले हो, मतलब लव हो उसकी ज़िंदगी में। सबसे पहले वो क्या सोचता है कि फिजियोलॉजिकल नीड हो, रोटी कपड़ा मकान ये मेरे पास हो। फिर सोचता है यार ये सब कुछ है तो इनकी सुरक्षा भी हो, यानी कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। फिर वो क्या सोचता है कि यार कोई प्यार करने वाला भी हो, लव एंड बिलोंगिंगनेस, और मैं भी किस पे भरोसा कर सकूँ ऐसा हो, ठीक है। फिर है सेल्फ इस्टीम। सेल्फ इस्टीम में क्या है कि मैं कहीं जाऊँ तो लोग मेरा सम्मान करें, मुझे आदर दे, मैं जहाँ जाऊँ वहाँ लोग मेरे खड़े होके मेरे से ना मतलब मेरा बहुत मतलब सम्मान चाहता है इंसान। तो फिर वो 4th स्टेज में क्या हो जाता है, इंसान क्या जाता है, सम्मान जाता है। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा कि भाई एक इंसान के पास ये जो अपने मास्लो हायरार्की थ्योरी के, यानी एब्राहम मास्लो ने दी थी है कि सबसे पहले इंसान सोचता क्या है, ऐसा ही होता है हकीकत में भी। देखो ये एक हकीकत चीज़ बताई इन्होंने, एकदम राइट बताया सब कुछ। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड हर इंसान की होती है, रोटी कपड़ा मकान। सेकंड होती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। फिर होता है लव एंड बिलोंगिंगनेस। फिर सेल्फ इस्टीम। सेल्फ इस्टीम का मतलब मैंने बता दिया कि वो कहीं पे भी जाए तो उसका सम्मान हो। फिर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सम्मान मिल गया, लव मिल गया, सिक्योरिटी मिल गई, फिजियोलॉजिकल नीड मिल गई ऊपर से देखे तो। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब है कि वो बोलता है अब क्या ही है ज़िंदगी में, जो था सब मिल गया, अब बस वो अनंत सुख में अपनी ज़िंदगी का एनालिसिस करने लग जाता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करने लग जाता है अपनी ज़िंदगी का वो। तो ये अपने ख़त्म हुई 6 मास्लो हायरार्की थ्योरी। अब 7 नंबर पढ़ेंगे साइंटिफिक थ्योरी। देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ ली थी। सबसे पहले सिस्टमेटिक, सेकंड थी ब्रियोमेटिक, और थर्ड कौन सी थी अपनी वो 2 फैक्टर वाली, मोटिवेशन एंड नेगेटिव। और फिर थी अपनी 2 फैक्टर वो 2 वाली थी। फिर थी एक्स एंड वाई वाली। और फिर ये है मास्लो वाली हायरार्की, मास्लो वाली। फिर ये साइंटिफिक थ्योरी। साइंटिफिक थ्योरी का मतलब क्या होता है, ये भी फ्रेडरिक टेलर भाई साहब ने दी थी। इट इज़ गिवन बाय फ्रेडरिक वॉटन टेलर्स, इन्होंने दी थी ये। साइंटिफिक थ्योरी में क्या होता है, ऑलवेज लॉजिकल थिंकिंग। इसमें क्या होता है, ऑलवेज लॉजिकल थिंकिंग, यानी कि हर चीज़ का तर्क होना चाहिए, साइंटिफिक तरीके से लॉजिकल होनी चाहिए। हर चीज़ ऐसे ही नहीं बोली जाती है। जैसे कि मैंने बोला है कि नोट सेट में सारे सब्जेक्ट आते हैं, तो ये एक लॉजिकल बात है, आते ही हैं। ऐसा नहीं बोल सकती कि नहीं उसमें तो इतिहास भी आती है, मतलब सारे सब्जेक्ट कौन से वाले, अपने नर्सिंग वाले 1st ईयर से लेके 4th ईयर वाले सारे सब्जेक्ट नर्सिंग के आते हैं। आर्ट्स का कुछ भी नहीं आता, जीके का आता है पर आर्ट्स का कुछ भी नहीं आता है। तो ये है लॉजिकल थिंकिंग एंड जस्टिफिकेशन, उसका तर्क भी होना चाहिए। जस्टिफिकेशन ऑफ द वर्क शुड बी इन्वॉल्वमेंट इनटू वर्क, ठीक है। ये क्या है, ऑलवेज लॉजिकल थिंकिंग है एंड जस्टिफिकेशन है ऑफ द वर्क शुड बी इन्वॉल्वमेंट इनटू वर्क। ये थी अपनी साइंटिफिक थ्योरी। ये अपनी थ्योरियाँ होती है यहाँ पे ख़त्म। हमने पढ़ ली है 7 थ्योरियाँ। इतनी थ्योरी भी अगर एग्ज़ाम में लिखोगे ना तो अपना काम तो पक्का बन जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। एक बार वापस हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ी थी सिस्टमेटिक थ्योरी। इसमें क्या होता है, सिस्टमेटिक तरीके से काम किया जाता है। इसमें है ना मतलब कि है ना सिस्टमेटिक तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है, कंप्लीट किया जाता है अपने टास्क को, और इमेजिनरी सोचा जाता है, प्लानिंग की जाती है और फिर एक्चुअल में उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। सेकंड थी अपने पास, सेकंड क्या थी, ब्यूरेटिक थ्योरी थी। इसमें ब्यूरेटिक थ्योरी में क्या था कि ना सारे लोग मिलके एक साथ में काम करते हैं, सॉरी है ना। ब्यूरेटिक थ्योरी में क्या था कि सारे पीपल मिलके, मतलब इसमें क्या है, प्रॉपरली इन्वॉल्वमेंट ही होते हैं ऑल पीपल और इनटू वर्क द इम्प्रूव द आउटपुट। इसमें क्या होता है, सारे लोग मिलके एक साथ में काम करते हैं जिससे आउटपुट बढ़ता है, इम्प्रूव आउटपुट।
फिर हाँ, ह्यूमन रिलेशनशिप थ्योरी मैंने उस समय अभी मतलब पढ़ा तो दी, लेकिन अभी नहीं बोली थी, मैं भूल गई। इसमें क्या था कि सिस्टमेटिक, जब कोई मतलब बंदा हमें ऑब्ज़र्व करता है तभी हम काम करते हैं, तो ये सिस्टमेटिक थ्योरी मतलब ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है, जिसमें है ना कोई हमें ऑब्ज़र्व करता है तभी हम काम करते हैं। एनी पर्सन आर ऑब्ज़र्व देन शुड द अपना रख। टू फैक्टर थ्योरी में क्या था, मोटिवेशन एंड हाइजेनिक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव भी लिख सकते हैं। और थ्योरी एक्स वाई पढ़ ली हमने। एक्स मतलब जो पर्सन काम करता है, जो पर्सन काम करेगा वही मतलब एक्स पर्सन क्या है, अब काम करेगा, और वाई पर्सन क्या है, एक्स पर्सन तो हमेशा जब मतलब उसको एक्स पर्सन तो हमेशा मतलब काम को अवॉइड करता है, और वाई पर्सन हमेशा काम को करता है। ठीक है। मास्लो हायरार्की थ्योरी आपको बता दी कि सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड होनी चाहिए, फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी होनी चाहिए, फिर लव एंड बिलोंगिंगनेस होनी चाहिए, और फिर सेल्फ स्टीम, और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होना चाहिए। साइंटिफिक थ्योरी आपको बता दी कि लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए, जस्टिफिकेशन ऑफ द वर्क होना चाहिए, और इन्वॉल्वमेंट ऑफ द वर्क होना चाहिए। अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, एग्जाम्पल अच्छे लगे और आपको कुछ समझ में आया है तो लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।